नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। सीटों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा देने के बाद महाराष्ट्र में पूरी ताकत लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी महाराष्ट्र के दौरे लगातार किए जा रहा है। महाराष्ट्र में सभाएं हो रही है, रोड शोज़ भी किए जाने वाले। खुद प्रधानमंत्री मुंबई में रोड शो करेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से तैयारी है, महाराष्ट्र की इन सीटों को लेकर जहां पर माना यह जा रहा है कि इंडी अलायंस या फिर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की तरफ से कड़वी चुनौती है, क्या भारतीय जनता पार्टी मान रही है ऐसा कि कड़वी चुनौती है? हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के दिनेश शर्मा जी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है जी न्यूज़ के इस विशेष धन्यवाद आपका इस विशेष इंटरव्यू के लिए। तो क्या मानते हैं, महाराष्ट्र में है चुनौती महाविकास आघाड़ी की, आपको लगता है? क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि इस बार कट टू कट बात सही है कि महाविकास आघाड़ी की चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन वो चुनौती बीजेपी के साथ नहीं है। शिवसेना उद्धव पक्ष की कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस की एनसीपी शरद पवार के साथ में है। बीजेपी से इनका न तो कोई मुकाबला है, न ही कोई चुनौती है। बीजेपी का जो कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता है, पूरी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और आप देखेंगे और आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ 3 चरण के बाद यहाँ पर ये स्थिति है कि विपक्ष अगर 1, 2, 3 सीटें पा जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय शरद पवार जी के जीवन का सबसे बड़ा और कष्टमय दिन अभी पिछले जो हमारा तीसरा चरण का चुनाव हुआ था उसमें आया। बारामती से कम वो 1 लाख वोटों से उनकी जो प्रिय पुत्री है आदरणीय सुप्रिया जी, वो हार रही हैं। शरद पवार जी अपनी एक सीट को छोड़कर बाहर निकल नहीं पाए हैं। उद्धव जी अपनी सहानुभूति के लिए आपको राजनीतिक रूप में रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनके और साथियों कहा जाए, कांग्रेस का तो यहाँ कोई अता पता ही नहीं दिख रहा, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। तो मैं कह सकता हूँ कि महायुति एक स्वर में आपको काम करती जो दिखाई पड़ रही है, उसका मूल कारण है कि हमारा जो कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा विचार परिवार एकजुट होकर, जैसे कांग्रेसी वो नेता जो आजकल दिल्ली से लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार कहते थे ना, हर घर से अफजल निकलेगा। महाराष्ट्र में हर घर से मोदी निकलेगा। अब देख लीजिए, हर घर से मोदी निकल रहे हैं। और जो 48 सीटें हैं विपक्ष के लिए, आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, 4 तारीख को एनालिसिस करिएगा। मैं समझता हूँ कि पिछला जो रिकॉर्ड है बीजेपी की जीत का, वो टूटेगा और नाम मात्र की सीट अगर पा जाएंगे तो इनका अचीवमेंट होगा। तो पिछली बार का आपका आंकड़ा 41 सीटें थी, बाद में एक निर्दलीय आपके साथ आ गया तो 42 का आंकड़ा हो गया था। इस बार आपका उससे पार करेंगे, हर हालत में महाराष्ट्र में पार करेंगे। और आदरणीय शरद पवार जी की एक सीट नहीं जीतेंगे वो, ये भी एक आप लिख के धर लीजिए। और साहब तो कह रहे हैं कि उनकी 35 से 36 सीटें आएंगी। अब वो हो सकता है सपना देखा हो, क्योंकि वो निकले नहीं हैं। इसलिए जब निकलेगा आदमी बाहर सड़क पे 2, 4, 10 जिले का दौरा करेगा तब तो उसको स्थिति पता चलेगी। मैं 37 जिलों का दौरा 37 लोकसभा में मैं होकर आया हूँ, इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सफाया है महाविकास आघाड़ी का। जिन्होंने मेट्रो रोका, जिन्होंने यहाँ पर बुलेट ट्रेन रोका, जिस अटल टनल का जिन्होंने रोका, ये महाविकास ने, ये महाविनाश और महाविकास बिगाड़ी, ये महाविकास बिगाड़ी गठबंधन है और जनता ने इसको नकार दिया है। उसको विकास चाहिए और विकास अब का प्रतीक के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो बीजेपी है, जो शिंदे जी का और जो अजित पवार दादा का जो महायुति है, वो एक तेजी से के साथ में जो उभार आया है। अब देखें महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय लिख रहा है। आपने कई सारे राज्यों में काम किया, मतलब आप चाहे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो। महाराष्ट्र में स्थिति अलग लगती है, या फिर अगर नहीं लगती है तो कौन सी चीज़ें आपको इन राज्यों से अलग लग रही है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट? महाराष्ट्र का कार्यकर्ता सोने ऐसा कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है उसको, वो जैसे अर्जुन केवल मछली की आंख देखता था, बीजेपी का कार्यकर्ता केवल नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद का तीसरी बार में उनका चयन देख रहा है। और जिस तरीके से इतनी जल्दी हो जाएगा, हम लोगों को विश्वास नहीं था। जो महायुति के साथ में हमारा शिंदे जी के साथ में अजित पवार के समर्थकों के लोगों के साथ जो समन्वय है, मैं समझता हूँ जीत की सबसे बड़ी कारण ये है।
और दूसरा जो मोदी बयार जिसको कहते हैं, मोदी मैजिक, हम लोग वो महाराष्ट्र में इतनी तेज़ी से चलेगा। कुछ सीटें ऐसी थीं, मैं विदर्भ की सीट का उदाहरण भी दे सकता हूँ, जहाँ जितनी सीटों के लिए उन्होंने तैयारी करके रखी, जितनी संख्या की मोदी जी की सभा होगी तो मैं 50-60 हज़ार लोगों को करूँगा, इससे ऊपर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा एक प्रत्याशी सोच रहे थे हमारे। जब देखा 1.25 लाख 1.5 लाख की भीड़ हो गई तो उनकी भीड़ में उनको ताजुब हो रहा था कि जब मैंने इतने लोग बुलाए नहीं तो आए कहाँ से। तो ये मोदी मैजिक है जो साइलेंट वोटर पूरा महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपने चूंकि महाभारत का भी जिक्र किया, उद्धव ठाकरे ने उनके पार्टी मुखपत्र में आज ही एक इंटरव्यू में आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को कौरवों का दर्जा दिया, कहा कि हमारी लड़ाई कौरवों के साथ में। कैसे अब विश्वासघात तो उन्होंने किया है कि बीजेपी को जो सत्ता मिली थी, बीजेपी और शिवसेना को, उस अधिकार को छीना तो इन्होंने है। जो काम कौरवों ने किया था वो काम उद्धव पक्ष ने किया है शरद पवार जी के साथ में। अब मैं किसी की शकुनी से या किसी की तो नहीं करूँगा, लेकिन उस प्रकार की प्रवृत्ति का जो आचरण हुआ है वो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के द्वारा हुआ कि छल कपट, इनको मिलाओ उनको तोड़ो। जनता जनादेश दे रही है बीजेपी और शिवसेना को 2019 में, और उस जनादेश का अवहेलना कराने का षड्यंत्र कौन रच रहा है? पवार साहब। कौन रच रहा है? कांग्रेस के लोग। और किसको ले जा रहे हैं? अब मैं किसी को मैं दुर्योधन नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रवृत्ति को, जो उस प्रकार की प्रवृत्ति थी, वो क्या हुई? बीजेपी के साथ विश्वासघात हुआ तो बीजेपी तो पांडव हुआ, और जिसने विश्वासघात किया वो ही करो होगा। तो मुझको लगता है वो उल्टा बोल गए। वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दे लगातार प्रचार से गायब है, हमारे प्रचार में हिंदुस्तान है तो प्रधानमंत्री के प्रचार में पाकिस्तान है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी जो इस महाराष्ट्र का गौरव नहीं पूरे भारत का गौरव रहे हैं। मोदी जी के बारे में यही कहते थे, ये भारत का भविष्य बनेंगे, जो यहाँ की सनातन संस्कृति और परंपराएं हैं उनको अक्षुण्ण रखेंगे। यहाँ पर जब राम जी का शिलान्यास हो रहा होता है अयोध्या में, तो उत्सव मनाने पर जो उत्सव मनाने वाले राम भक्त हैं उनको जेल भेज देते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव जी। यहाँ पर जब हनुमान चालीसा का पाठ होने को होता है तो जेल भेज देते हैं हनुमान चालीसा करने वाले। कौन भेजता है? मुख्यमंत्री उद्धव जी। आपने बदल दिया अपना आचरण। आपने क्यों बदल दिया? आप कहते थे मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, आप तो भाई बहन तो भाईजान तो हैं, लेकिन वो प्यारा हिंदू कहाँ चला गया आपके एजेंडे से? आप वोट जिहाद करा रहे हो महाराष्ट्र में, आप हिंदू मुसलमान करा के वोट लेना चाहते हो। जगह जगह से फतवा उद्धव जी अपने लिए जारी करवा रहे हैं धर्म स्थानों से। ये अच्छी चीज क्या बाला साहब ठाकरे के रहते हुए कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बाला साहब की इच्छाओं पर कुठाराघात सबसे ज्यादा किया है तो उद्धव पक्ष ने किया है कि आज धर्म स्थलों पे पर्चे में नाम और टेलीफोन नंबर लिख के धर्म गुरुओं का आप वोट जिहाद का फतवा जारी करा रहे हो। अगर उनका फतवा जारी हो सकता है आपके पक्ष में, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि वोट क्रांति दूसरे पक्ष से भी हो सकती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास करके सबको बराबर से जो हमारी योजना है उसका लाभ दे रही है। अनाज सबको दे रही है, टॉयलेट सबको दे रही है, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान का लाभ सबको दे रही है। लेकिन ये नहीं कि इसका छीन दो उसको दे दो। आप धर्म के आधार पर विभाजन करके पाकिस्तान कौन करा रहा है? पाकिस्तान आप करा रहे हो। कह रहे हो फारूक अब्दुल्ला करें, उनका सम्मान करो। इनके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उसके पास परमाणु बम है। अगर उनके पास परमाणु बम है तो परमाणु बम का भी ज़्यादा जो होता है वो मोदी का नाम हम है। हमारा नाम जो है मोदी जी का वो परमाणु बम से कहीं बड़ा है। और पाकिस्तान से डरने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस हमेशा डर के सोने की चिड़िया के पंख उड़वा के पाकिस्तान, बांग्लादेश इन तरफ भेज दिया करती थी। अब गोली चलेगी अगर पाकिस्तान से तो बम हिंदुस्तान से चलेगा। बम चलेगा तो यहाँ से हम घुसकर मारेंगे। हम इस प्रवृत्ति को आज मोदी जी ने दिखाया है कि हम मेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार की आपने चेष्टा करी, हिम्मत करी, जो आतंकी लोग हैं, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये भारत का प्रतीक है। और आप देख रहे हो ना, आप शेर की लाट में जो 3 जो होता ना हमारे चिन्ह में, वो लटका हुआ शेर नहीं है, अब दहाड़ता हुआ सोने का शेर है इस हिंदुस्तान में। प्रतीक में आप संसद भवन जाकर देखो तो उसका मतलब सीधा से ये है कि हम शेर हैं,
लेकिन अगर किसी ने जरूरत की तो दहाड़ता हुआ शेर अब सर लटका के नहीं बैठेगा, अब आक्रमण करेगा। ये भारत दब के नहीं, न दबा के न दब के, ये अपने को विकसित भारत 2047 में बनाए मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी तरफ चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अब देखते जाइए, अभी तो ये है विधानसभा में ये सब छिप के दिखाई पड़ेंगे। पवार साहब ने ऐसे थोड़ी कहा है कि ये सबको राष्ट्रीय दल में मिल जाना चाहिए। ताजुब नहीं, ये कहाँ से आ जाए। हम लोग तो कह रहे हैं कि आचरण बदल लीजिए, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो अब बीजेपी की नीति स्वीकार कर लीजिए, आ जाइए। वही उसी मुद्दे पर आने वाला था, क्योंकि आपने शरद पवार का जिक्र किया और इस विलीनीकरण का मुद्दा उन्होंने कहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक बयान आता है, कहते हैं कि शरद पवार साथ में आ जाए, उद्धव ठाकरे साथ में आ जाए। कहीं ना कहीं उसे ऐसा देखा जा रहा है कि एक रीच आउट करने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखो बीजेपी की नीति, नियत और नेतृत्व ये तय है। नीति है सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास। नियत है कि हमें सनातन और हिंदुत्व का रक्षा करते हुए देश को एक शक्तिशाली बनाना है, और नेतृत्व मोदी जी का है। तीनों पर अगर कोई विश्वास करता है तो उसका स्वागत है। अगर शरद पवार जी जीत रहे होते तो ये थोड़ी कहते कि हम विलय कर लेंगे, वो कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, मेरे में लोग विलय कर लें। वो हार रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि विलय कर लेना चाहिए क्षेत्रीय दलों को। तो फिर प्रधानमंत्री के बयान को कैसा देखा जाए? क्या दरवाजे खुले हैं? प्रधानमंत्री जी ने उनके बयान पे कहा है, साधारण सी बात है कि बीजेपी में कोई आना चाहता है तो बीजेपी की नीति, नियत और नेतृत्व में अगर कोई विश्वास करता है तो स्वागत है। तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे शरद पवार के लिए दरवाजे खुले हैं? मतलब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। मेरा मतलब और मेरी नीति स्पष्ट है कि मेरी नियत, नेतृत्व और नीति स्पष्ट है, मेरा संकल्प पत्र स्पष्ट है। अगर कोई आचरणशील पुरुष मेरी इन बातों को मानता है तो उस पर हम विचार करेंगे। हम किसको कब लेंगे ये भविष्य के गर्त की चीजें हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा इन सबका, और उद्धव जी को गलती का एहसास होगा कि मैंने पाप किया है इन सबके साथ में जाकर, इसका एहसास होगा उनको। 4 तारीख को उनका इंटरव्यू लीजिएगा तो इस बात को एहसास करेंगे कि उनके पूज्य पिताजी अगर होते आदरणीय, जो हम सबके लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, आदरणीय बाला साहब जी, तो आज ये नौबत थोड़ी आती। वो कांग्रेस का मुंह देखना नहीं पसंद करते थे और वो मानते थे कि इस देश का सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मोदी जी भविष्य हैं, ये उनके वक्तव्यों का रिकॉर्डेड है, लेकिन उसको उद्धव जी भूल कैसे गए, इस बात का दुख है। और पवार साहब तो जानते हैं कि जब चलने लगे, आपने सुना ही होगा कि वो तो कई बार खुद से चाहते थे, लेकिन जो चाहते होंगे अब तो चुनाव के बाद ही तय होना है। जनता ने तय कर दिया है कि वो बारामती हार रहे हैं। चूँकि मुंबई में बैठकर ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में आपके साथ में एक नया पार्टनर मुंबई में जुड़ा है, MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी। उसको लेकर थोड़े रिएक्शंस आ रहे, उत्तर भारतीय ये बताया जा रहा है कि उत्तर भारतीय समाज में नाराजगी है। ये कांग्रेस में रिएक्शन है और शिवसेना उद्धव पक्ष में है, और वो रिएक्शन डर का है। पब्लिक में हर्ष और उल्लास है, और एक एक बच्चे ने आदरणीय राज ठाकरे जी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने मोदी जी को भारत का भविष्य बताते हुए उनको इस राष्ट्र की आवश्यकता बताते हुए समर्थन की घोषणा की। मन से तालमेल हुआ है और मन से लोगों ने इसका स्वागत किया है। तो आप मान के चलिए कि मन से हमारा साथ दे रही है और मन से हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और जनता मन से इस गठबंधन का स्वागत कर रही है। दूसरा एक मुंबई को लेकर सवाल है। मुंबई में ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई में मराठी का मुद्दा इस बार ज़्यादा तेज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 सीटें दी है, 3 में से 2 उम्मीदवार गैर मराठी भाषी है। हालांकि मुंबई के पीयूष गोयल रहने वाले, लेकिन इस तरह से पिच करने आप कब मानोगे उनको? 3 से 100-150 साल से अगर कोई यहीं पर रह रहा है तब भी वो नहीं होगा क्या? ये इनका स्टंट है। जो विपक्षी पार्टी हैं, हम लोगों ने तो बिल्कुल समरसता के भाव से जाति, संप्रदाय, क्षेत्र इनसे उठकर इस चुनाव को लाने की कोशिश की है, जिसमें महाराष्ट्र के समग्र विकास की परिकल्पना छुपी हुई है। महाराष्ट्र अब देखो अभी कितने दिन हुए सरकार को आए, जो रुक गया था अटल टनल पूरा हो रहा है, मेट्रो तेजी के साथ काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन एकदम चरम सीमा पर उस पर काम चल रहा है, चारों तरफ एक्सप्रेसवे बनते दिखाई पड़ रहे हैं, 4 लेन बनते भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही विकास, यही बीजेपी है। आपने काम नहीं किया, आपने गांव में किसानों को सम्मान निधि नहीं होने दिया जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे,
आज क्यों सबको पहुंच रही है, आज सबको राशन क्यों मिल रहा है, सबको शौचालय और मकान क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाजपा समर्थित सरकार है, इसलिए हो रहा है। ये डबल इंजन जो है ना, ये तेजी से दौड़ेगा। 4 तारीख को तीसरी दिवाली बनेगी और ये तीसरी दिवाली महाराष्ट्र की जनता, पहली दिवाली में तो हमने नवंबर में लक्ष्मी जी का पूजन किया था। दूसरी दिवाली में जब हमारी 22 जनवरी को रामलला का वो लोकार्पण हो रहा था तो हमने राम जी की आराधना की थी। और तीसरी दिवाली को महाराष्ट्र की महाविजय के साथ जो महायुति है, अपने महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन जो हमारे एक देवतुल्य यहाँ के मतदाता हैं, उनकी पूजा का दिन होगा। और तीसरी बार मोदी जी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का होगा। मुंबई के कुछ और बाकी तबके, सामाजिक तबके, मतलब उत्तर भारत के अलावा भी मुंबई में सिख समुदाय है, जैन समुदाय है, ऐसे छोटे छोटे तबके, उन तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार की। अगर आप देखो, जैन का छोटा सा बच्चा भी है, वो मोदी जी का ही नाम ले रहा है। अगर गुजराती आप कहो तो शायद एक घर का एक वोट काटना भी इनके लिए दूभर है। अगर आप मराठा हमारे मानुष का देखें तो मैं समझता हूँ 5-10% अगर कोई ले जाए तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम हमारी तरफ आएगा। उत्तर भारतीय तो कसम खाकर बैठा हुआ है। अब की उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड नहीं जा रहा है, यहीं वोट डालेगा, बीजेपी महायुति के पक्ष में डालेगा, ये उसका निर्णय है। और कल भी मेरे कार्यक्रम बहुत सारे हुए हैं, अगर आप जाकर उनको देखिए, उनको तो कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि, उनका जो उनकी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, सभी आए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तो हमको दे रहा है, डिब्बे वाला तो हमको दे रहा है, रेलवे के और हवाई जहाज के कर्मचारियों का वो हमको दे रहा है। कोई पक्ष ऐसा नहीं बचा जो महाराष्ट्र में जिसने समर्थन की घोषणा ना करी हो। थोड़ा कुछ नेशनल इश्यूज़ पे आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आपका कार्यकाल बहुत बड़ा रहा है। वहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल जो कल जिनको कोर्ट से बेल मिली है, उनका ये कहना था, एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। आपके नाम का भी जिक्र हुआ है कि किस तरह से आपको भी हटाया गया था। क्या इस बयान को कैसा उनको बीजेपी पर रिसर्च करना पड़ेगा एक शोधार्थी के रूप में। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है जिसमें उस पार्टी को बनाने वाले योगेंद्र यादव को हटा दिया, प्रशांत भूषण को हटा दिया, कपिल मिश्रा को जो उनके लिए बुरा काम करते थे हटा दिया, साजिया इल्मी जो उनकी संस्थापकों में से उनको हटा दिया, कुमार विश्वास ऐसा तेजस्वी व्यक्ति जिसकी वाणी ने उनका एक वातावरण बनाया, उसको उन्होंने धत्ता बता दिया। जो उनके लिए झगड़ा करते थे आशुतोष, उनको उन्होंने भगा दिया। और जो अन्ना जिनकी शरण में रह के राजनीति से नहीं, अन्ना की कसम खा खा के उनको जब भूल गए, आज अन्ना भी कहते हैं इसने इसको साथ देके बहुत बड़ा गलत काम किया। तो ये केजरीवाल दूसरों को सिखाने आएंगे। इनको एक बड़ा आईना लगाना पड़ेगा और आईना में अपना चेहरा देखना पड़ेगा। ये आसमान में थूक रहे हैं, वो इन्हीं के ऊपर छींटे पड़ने वाली हैं। ये बीजेपी को सिखाएं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, अगर मेरा कहीं उल्लेख किसी ने किया है तो उसको गलतफहमी है। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। बीजेपी किसी को पद से नहीं हटाती, दायित्व का परिवर्तन करती है। मैं उपाध्यक्ष था राष्ट्र का, मैं जो सदस्यता महाअभियान का प्रमुख था पूरे भारतवर्ष का, पार्टी ने मुझे दिया ना। और फिर अचानक मुझे डिप्टी सीएम किया, डिप्टी सीएम के बाद नेता सदन बनाया मुझे। नेता सदन के बाद मेरी भूमिका बदली, पूरे देश में मुझे दौरा करने को मिला और मुझे राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा के बाद आज मैं महाराष्ट्र का प्रभारी के तौर पर काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ता बीजेपी में समर्पण के साथ काम करता है, उसके दायित्व परिवर्तन होता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि प्रधानमंत्री अगले साल रिटायर हो जाएंगे, 75 वर्ष की आयु उनकी हो रही है, और उसका इस बार आपका वोट मोदी को नहीं, अमित शाह के लिए, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब जब हार दिखाई पड़ती है ना, तो हर पैतरा बदलेंगे। वो कौन सा पैतरा बदलेंगे? उन्होंने कभी जिंदगी में भगवान बजरंगबली की पूजा नहीं करी। अब संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब वो चाहे याद हो ना याद हो, अब हनुमान चालीसा करने लगे। हनुमान जी भी रक्षा उसी की करते हैं जो सात्विक और सदाचारी होता है। इसीलिए अगर भ्रष्टाचार का होता तो जेल नहीं जाना पड़ता। वो बजरंगबली की इसलिए कर रहे हैं कि वो राम जी का काउंटर दिखाना चाहते हैं। ये भगवान अभी तक का इंसान में झगड़ा कराया, अगड़े में पिछड़े में कराया, हिंदू में मुसलमान में कराया। अब खड़गे जी ने जो बयान दिया कि शिव जो है वो राम को हराएंगे, उनको पता ही नहीं है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि
ये ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत एका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक हैं, लेकिन वो भगवान को विष्णु और राम को युद्ध करा रहे हैं। वही से केजरीवाल जी राम के उसमें बजरंगबली को अलग करके राम के बारे में कहते हैं नानी जी ने कहा था कि बेटा वहां ना जाना। उस पार्टी के साथ में हो जिस कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिसने राम के जन्म के स्थान को नकारा, जिसने राम सेतु बंद रामेश्वरम नहीं है उसका एफिडेविट दिया, उस कांग्रेस के साथ में आप सहयोग कर रहे हो। और उसके बाद आप बजरंगबली को कह रहे हो। बजरंगबली भी जानते हैं कि राम का विरोध करने वाले के साथ में केजरीवाल हैं। अब इनकी हनुमान चालीसा तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही जनता कह रही है। जो राम के मंदिर को लाए हैं, राम जी के द्वारा लाए हैं, राम की कृपा से लाए हैं, राम जी के आशीर्वाद से ही आए हैं सब लोग। लेकिन आशीर्वाद उनके होगा जो सदकर्मों पे चलते हुए उस स्थान पर गंतव्य पे पहुंच रहा है। क्या लगता है अगर हम फिर से, क्योंकि आप तो अभी महाराष्ट्र के प्रभारी है चुनाव के, 4 तारीख को हम यही होंगे, अगर सोच लिया जाए, मान ले एक क्षण के लिए कि 4 तारीख को हम फिर से एक बार इसी तरह का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो किस तरह का आंकड़ा आप देखते पूरे देश भर में? देखिए, जो मोदी जी कहते हैं वो बगैर किसी कैलकुलेशन के नहीं कहते। उन्होंने कहा है 400 पार, तो अब थोड़ी बहुत आगे जाएंगी ऐसा हम लोग का अनुमान है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कम हुई तो अलग चीज़ है। 2/3 बहुमत से तो कहीं बड़ा ये विपक्ष चिल्ला रहा है। अब केवल मुद्दा एक ही है कि 400 से 498 होंगी कि 410 या 425 या 30 होंगी, इसका मुद्दा चल रहा है। आप कहीं उठा के देख लो, ये जो फर्जी जगह से चलाते थे जो अफवाहें, वो अफवाहें भी अब नहीं फैला पा रहे हैं। जिनको पता है कि कितनी सीटें आ रही हैं, वो कम से कम करके बोल रहे हैं, तब भी बोल रहे हैं कि 250 पे आएगा। कोई बोल रहा है कि उस पर, जब आप सत्ता के करीब बता रहे हो बीजेपी इतनी आएगी, तो बीजेपी के सहयोगी दल के आप जो अब कल बयान दिया इन्होंने, आदरणीय पवार जी ने भी दिया, केजरीवाल जी ने भी सीटें बताई बीजेपी कितनी आएंगी। और फिर जब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके मतलब बीजेपी का प्रधानमंत्री बन रहा है। आपको पता है, केजरीवाल जी को भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि प्रधानमंत्री एनडीए का बन रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसके जगह उसके, ये जानते ही नहीं, मोदी जी आदर्श हैं बीजेपी के। मोदी जी आइडियल हैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए, एक मॉडल हैं। और वो उनके बारे में अफवाह फैला के आप बीजेपी में मतभेद नहीं करा। कोई और पार्टी होती तो उसमें सर फुटबॉल हो सकता था। बीजेपी में तो एक मत, एक दृष्टि, एक नेतृत्व है। चलिए, फिर 75 का ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होगा? कहाँ, किस संविधान में बीजेपी के लिखा हुआ आया है वो दिखा दें। वो अपने मन से एक क्राइटेरिया तय करते हैं, उनको पता ही नहीं भाजपा क्या है। क्योंकि घर का आदर्श जो है भाजपा का, वो उन्होंने भी जाना नहीं है। और बीजेपी किस संविधान में अगर कोई चीज़ ऐसी होती, तो हमारे वहाँ तो बीजेपी का संविधान बना हुआ है। हमारे वहाँ चुनाव होते हैं, हमारे नीचे वार्ड के चुनाव से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। और अगर ऐसे चुनाव होगा तो उस चीज़ को डाला जाएगा, ये शर्त है कि इतने से इतना होगा। तो ये जानते हुए कि ऐसा कहीं को उल्लेख किसी चीज़ का नहीं होता, जो चीज़ होगा वो उसका उल्लेख संविधान में होगा। लेकिन आदरणीय गृहमंत्री जी के बयान के बाद अब इस प्रश्न पे कोई जवाब का प्रश्न मेरा नहीं उठता। वाह, हम एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने जी न्यूज़ के लिए, जी न्यूज़ से बातचीत की। बहुत धन्यवाद।